नमस्कार। देवभूमि झारखंड न्यूज़ से दिलीप सिन्हा। हमारे अतिथि हैं आज देवघर के उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा साहब। लकड़ा साहब 2015 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और यहाँ तक इन्होंने जो सफ़र तय किया, कैसे तय किया, किनका किनका योगदान रहा, और इन सारी बातें हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो युवा हैं, स्टूडेंट छात्र जो इनके तरह कैरियर अपना सफल करना चाहते हैं वो इनसे प्रेरणा लेंगे और लाभान्वित होंगे। सर का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। सर आपकी प्रारंभ अभी हम लोगों ने जैसा सर के बारे में रिसर्च किए तो सर ने तीसरा बैच चौथा अटैम्प्ट में यूपीएससी आप क्वालिफाई किए 2015 में। उसके पहले आईआरएस में थे और 2 बार सर का सिलेक्शन इंटरव्यू में, एक बार इंटरव्यू में जाके, एक बार शायद पीटी में नहीं हुआ। तो जब आप शुरुआत में जब आप सफल नहीं हो पाए तो आपको कैसा लगा और फिर कहाँ से आपने प्रेरणा लेके आप सक्सेस हुए? इसको थोड़ा सा मैं और ऑर्गेनाइज वे में बताना चाहूँगा। पहला अटेम्प्ट मैंने 2011 में दिया था, जिसमें कि पहले अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक पहुँचा और लेकिन इंटरव्यू के बाद में फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके तुरंत बाद ही अगला प्रीलिम्स था, तो चूँकि पूरा 1 साल का पूरा ये प्रोसेस है। अगला जो प्रीलिम्स था 2012 का, वो सिर्फ विदिन अ मंथ था, वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया। फिर 2013 का के एग्ज़ाम में वो उसमें मैं सफल रहा और 14 में जब रिज़ल्ट आया तो आईआरएस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में फिर से मैंने उसी करंट ईयर में 2014 का एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि प्रीलिम्स मेंस में सफल होने के बाद में मेंस फाइनली हुआ और फिर 2015 बैच में आईएएस प्राप्त हुआ। तो इस तरह से तीसरे अटेम्प्ट में आईआरएस में सर्विस मिला और चौथे अटेम्प्ट में आईएएस मिला। पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक में पहुंच गए और उसके बाद में फिर प्रीलिम्स नहीं होना, ये एक निश्चित ही सेटबैक किसी भी कैंडिडेट के लिए होता है। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि कहाँ से मोटिवेशन रखा, तो मेरा हमेशा से मानना है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। अगर आप जो भी आपको मोटिवेशन है, जो भी उत्साह है, प्रेरणा है, वो आपके अंदर से ही आनी चाहिए। और 2012 में जो सफलता प्राप्त नहीं हुई तो लंदन ओलंपिक्स 2012 चल रहे थे, उसमें एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और देखना और ये प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। और उस समय हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कई ऐसे एथलीट थे जो कि अपने करियर के पीक में थे, लेकिन किसी कारण से वो रेस नहीं जीत पाए या इंजरी या किसी कारण से रेस से बाहर हो गए। मैंने ये सोचा कि ये ओलंपिक्स तो 4 साल में एक बार आता है या वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2 साल में एक बार आता है, लेकिन मुझे यूपीएससी तो अगला वो 10.5 या 11 महीने में ही देना है और फिर वो मुझे अगला जो 10.5 या 11 महीना वो कम लगने लगा। तो ये मोटिवेटेड रहना चाहिए, किसी भी चीज़ को देखने का एक पॉजिटिव नज़रिया रहना चाहिए, पॉजिटिव एक एस्पेक्ट अगर रहेगा, पर्सपेक्टिव रहेगा तो आप अच्छा जरूर कर सकते हैं। और ये मेरे लास्ट इंटरव्यू में भी एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि एक एक्स फैक्टर था, जहाँ की मुझे बोर्ड मेंबर्स के द्वारा पूछा भी गया और जिसमें कि मैंने इस सेल्फ मोटिवेशन और बाकी इन चीज़ों के बारे में भी बताया, जिसके कारण कि मुझे साक्षात्कार में भी मुझे लगता है कि उस जवाब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि मुझे एक अच्छा साक्षात्कार में भी नंबर मिल पाया था। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से भी आप प्रभावित बताए जाते हैं? जी, बिल्कुल। झारखंड और रांची के रहने के वहाँ के बासिंदे और हम लोगों ने ये उनको काफ़ी क्लोजली वॉच किया है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सिंधेगा स्कूल डोरंडा रांची से हुई है और उनकी स्कूलिंग जेवीएम शामली से हुई है। पहले जब वो पढ़ते थे तो जेवी शामली था और हमारे स्कूल में क्रिकेट का और बाकी स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कल्चर था और हम लोग बचपन से देखते आए हैं। हालांकि वो लगभग 6 या 7 साल वो सीनियर है। हम लोग ये देखते हैं कैसे वो अपने फॉर्मेटिव या इनिशियल ईयर्स में हमारे स्कूल में भी आते थे। हमारे स्कूल में काफ़ी अर्ली सीमेंट का पिच और नेट प्रैक्टिस वगैरह की सुविधा आ गई थी, हमारे स्कूल भी आते थे। हम लोगों ने बचपन से ये देखा और ये बड़ा प्रेरणादायक है कि कैसे आप किन्हीं को देख रहे हैं जो कि आपके शहर में खेल रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट और बाकी क्लब क्रिकेट खेलते हैं, कैसे वो स्टेट और फिर जोनल और उसके बाद फिर नेशनल इंटरनेशनल फिर आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। और न सिर्फ टीम में आए बल्कि एक सक्सेसफुल प्लेयर रहे और एक इतने बड़े सक्सेसफुल कैप्टन और लेजेंड रहे। अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वो उनका आना ये बताता है कि किस तरह से सभी चीज़ों में वो
और निश्चित ही रांची जैसे छोटे शहर से बिलोंग करके ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने से रांची का मुझे लगता है हर युवा इंस्पायर्ड रहते हैं। अभी भी रांची के सड़कों में जैसे उनको देखा जाता है और बहुत ही कॉमन मैन की तरह सभी लोगों के साथ घुल मिल के खेलते और संवाद करते देखा जाता है, तो ये भी एक अच्छे इंसान बनने की हम लोगों को प्रेरणा देता है। तो मुझे लगता है कि अपनी फील्ड में तो अच्छा करना ज़रूरी है और उनके तौर पे अन्य भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, चूँकि उनकी बात हुई थी हम लोग बता रहे कि एक अच्छा इंसान होने की भी वो मिसाल काफ़ी देते हैं। बीआईटी मिश्रा से आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, किए थे, आईएएस बनना है ये कब तय किया? मेरा झुकाव शुरू में ह्यूमैनिटीज़ में था। मैं ये ज़रूर स्पष्ट तौर पे मैं और खुल के भी ये बोलूँगा कि कई बार क्योंकि अभी कई जो प्रेस मीडिया के भी कार्यक्रम जो पुरस्कृत करते हैं और प्रतिभा सम्मान समारोह होता है उसमें भी मैं गया। मुझे लगता है कि अमूमन ये सभी जो 3 प्रोग्राम में मैं गया वहाँ पे मैंने बच्चों को बताया कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट लाइक करता है। निश्चित ही इंजीनियरिंग और साइंस मैथ्स मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा ह्यूमैनिटीज़ था, जिसका फलस्वरूप ये था कि मैंने यूपीएससी में जो पहले जब 2 सब्जेक्ट्स लेने रहते थे मैंने भूगोल और लोक प्रशासन लिया था। बाद में एक सब्जेक्ट जब रहा तब मैंने लोक प्रशासन लिया। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि इंटरेस्ट तो ह्यूमैनिटीज़ में था, लेकिन कई बार ये होता है कि जिनको अगर अच्छा नंबर आता है खासकर ऐसे टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में, तो वो जनरली साइंस लेते हैं, फिर कुछ उसके नीचे फिर कॉमर्स फिर आर्ट्स लेते हैं। तो शुरू से मन तो शुरू से था। मैं अब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएशन में करता तो मुझे और बेहतर लगता। हालांकि इंजीनियरिंग के दौरान या जो भी मैंने ये डिसाइड किया था और पिताजी के साथ में ये काफ़ी बचपन से ये चर्चा रहती थी और मुझे लगता है कि अभिभावकों का और माता पिता का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि अभिभावक और अपने माता पिता को अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल और अपना बेस्ट फ्रेंड मानना चाहिए। उनके ही प्रेरणा से और प्रोत्साहन से ये शुरू से था कि ग्रेजुएशन में चाहे इंजीनियरिंग करें या ह्यूमैनिटीज़ करें वो यूपीएससी प्रिपेयर करना है। इसलिए 2010 में बीआईटी मिश्रा से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पास आउट होने के बाद ही मैं दिल्ली चला गया था। वहाँ 1 साल तैयारी किया, फिर 11 ऑनवर्ड से मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। एक ये जानकारी हमको मिली जो हम पता किए थे उसमें कि आपके फादर बचपन से ही आपको लेके स्कूटर से घुमाते थे रांची में, डीसी एसपी मंत्रियों का बंगला हमला, कि ताकि आप देखिए और आपको वो भाव जगे बचपन से, और आप पूछते भी थे कि ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में जरा आप बताओ। पापा के पास में जो बाइक हुआ करता था, तो कई बार जैसे छुट्टी के दिन या ऑफिस से आने के बाद में कभी सैर पे ले गए, मुझे दीदी को साथ में ले गए। तो पूरा जो मोराबादी का जो एरिया है जहाँ पे सभी डीसी एसपीज़ और सभी तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो आवास है या कचहरी और आसपास में जो भी डीसी ऑफिस है और बाकी अन्य संबद्ध कार्यालय है, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलरली बता रहे होते थे। और न्यूज़पेपर्स में हम लोग जब पढ़ रहे होते थे हम लोग पूछते भी थे कि अच्छा ये कौन है। मुझे अभी भी याद है कि जब स्कूल में था तो रांची के कौन डीसी थे और पर्टिकुलरली पापा बताते थे कि इसका ये फुल फॉर्म है, ये सर्विस होता है, ये उनका रेसिडेंस होता है, ये गाड़ी होता है, ये प्रोटोकॉल में जब उस समय एम्बेसडर्स थे। तो ये बताने से नेचुरली वो मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो इंटरेस्ट जगा रहे थे, डेवलप कर रहे थे। और किन्हीं को बस बोल देना, बता देना कि ये पर्टिकुलर सर्विस है आप ज्वाइन कर लीजिए, ये कई बार फोर्स करने वाली चीज़ है। उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो व्यवस्था है या चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था है, हम लोग डिस्कस करते थे ओके ट्रैफिक के एएसपी हैं या ये सिटी एसपी होते हैं, ये पुलिस के साइड से होते हैं, ये इंडियन पुलिस सर्विस से हैं, या ये फलाना पदाधिकारी जो हैं ये झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं। कहीं ना कहीं वो उनका तरीका था ये बताने का कि ये जो पूरा जो सेटअप है उनका ऑफिस का प्रोटोकॉल में जो गाड़ियाँ हैं, रेसिडेंस है, और न सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑफिस से रिलेटेड, वो तमाम हम लोग जब घूमते थे मोराबादी के सभी एरियाज़ में या कोई भी व्यवस्था को देखते थे, पर त्यौहार के समय में जो बंदोबस्ती की जो ड्यूटी लगती है उसमें लोग काम करते थे और जो ऑफिसर्स नज़र आते थे, तो उनसे एक प्रेरणा मिली कि हाँ ये ऑफिसर्स के तौर पे हम लोग भी अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बन सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने स्टेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सौभाग्यशाली भी हूँ कि जो मेरा जो जन्मभूमि रहा है वही मेरा कर्मभूमि है। झारखंड का ही मुझे एलोकेट हुआ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और इससे और भी प्रेरणा मिलती है कि अपने लोगों के लिए और भी अच्छा करूँ और यहाँ पे सर्व करूँ, तो पूरी ईमानदारी के साथ में काम करूँ और प्रयास जो है वो अपना 100% दूँ। आपके फादर के इंटरव्यू दिए थे कि बचपन में वो आपके साथ राइटिंग कंपटीशन करते थे,
ताकि राइटिंग स्किल बढ़े। जी। इसके लिए और गिफ्ट भी कुछ जितने पर जी, मिलते थे जी, जी। उसके बारे में बताएं। अगेन निश्चित ही ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग भी अब पेरेंट्स बन चुके हैं और पेरेंटिंग स्किल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। और पिताजी ये बोलते हैं, मम्मी भी ये बोलती हैं कि कोई भी जो फूल है बगिया में बगीचे में, वो कितना अच्छा होता है वो तो उस पर निर्भर करता ही है, लेकिन एक माली उसको कितने अच्छे से संजो के संवार के रखता है वो भी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो बच्चों के साथ में जो फ़न विथ लर्निंग है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ख़ासकर अब जब पूरा जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं बच्चे प्रेशराइज्ड हो रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पेरेंट्स पढ़ाई करा रहे होते हैं या फिर ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, तो फ़न विथ लर्निंग ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों के माध्यम से मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा, जो भी हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकेडमिक्स ही हर चीज़ नहीं होता है। एकेडमिक में बच्चे जो हैं वो टेक्स्ट बुक सिलेबस और बाकी सारी पढ़ाई तो करते ही हैं, और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर वो करेंगे तो स्टेज फियर या जो स्टेज फ्राइट है वो भी निकलेगा। और अभी तक अगर आपके बच्चों ने अगर 10वीं 12वीं अगर कर लिया, अभी तक उनको मौका नहीं मिला है, तो कोई भी स्टेज छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में वो हैं, अगर विद्यार्थी हैं तो उनको ज़रूर प्रोत्साहित करें अपने आगे की पढ़ाई में जाकर। और बेहतर उनको लाइफ स्किल्स इससे सीखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स भी मिलेगा। और एक तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब बहुत ही कम होते जा रहे हैं। हम लोग ये देखते हैं कि ऑफिसर्स किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल भी वो फिज़िकल एक्टिविटी या गेम्स या स्पोर्ट्स से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं रहते हैं। मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि किसी भी ज़िले में मैं पदस्थापित रहूँ तो वहाँ पे जो भी इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करूँ ऑन अ डेली बेसिस। ये न सिर्फ एक जो बोलते हैं हेल्दी माइंड डिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, बल्कि सिविल सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ भी आप स्पोर्ट्स के एरिना में भेंट होती है, और एक आपको इंटरेक्ट करने का एक प्रशासक के तौर पे आपको वहाँ से सोसाइटी का फीडबैक मिलता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक स्टूडेंट के तौर पे ये प्रयास रहना चाहिए, बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी। जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि हम लोग हर तरह के स्टूडेंट से मिलते हैं, और जो उनके क्वेरीज हैं वो भी अलग अलग लेवल के होते हैं। सबसे अच्छा हम लोगों को तब लगता है जब ये हम लोग पाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है उन्होंने अपना बेसिक होमवर्क कर लिया है। बेसिक होमवर्क से हम लोग ये मीन करते हैं कि जो सिलेबस है वो डिफाइंड है, वो यूपीएससी के वेबसाइट में वो अवेलेबल है। हमारे टाइम में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता था, मुझे लगता है अभी भी आता होगा, और वो पूरा मोटा जो एडिशन रहता था उसमें हम लोग तमाम जो भी नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट्स वैकेंसीज आते थे, उसके साथ में यूपीएससी का जब नोटिफिकेशन आता था तो वो हम लोग उसको बड़ा सजो के रखते थे। उसमें सभी जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से प्रीलिम्स में पेपर्स हैं, कौन कौन से मेंस में पेपर्स हैं, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या पूछा जाए कि क्या प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, वो सभी उसमें रहता था। अब तो काफ़ी अब इंटरनेट में इंफॉर्मेशन काफ़ी एक्सेसिबल हो गया है, तो वो हम लोग चाहते हैं, वो हम लोग विद्यार्थियों से या एस्पिरेंट्स हैं उनसे ये अपील करेंगे कि आप अपना होमवर्क अच्छे से कर लें। अब हम लोग जो सिलेबस पूरा देखते थे, अब चूँकि हमारे टाइम में 2012 तक 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद अब चूँकि हम लोग ने होमवर्क के तौर पे ये देखा कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो बेटर सूट करेगा मुझे, क्योंकि हम लोगों ने स्कूल में लगभग हम लोग सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स किसी न किसी फॉर्म में हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब वो पढ़ने से, इंट्रोस्पेक्ट करने से, और जो बेसिक किताबें हैं एनसीईआरटी या अन्य जो भी इसकी किताबें हैं उसको अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट एरिया ये है। तो सेकंड थिंग इज़ कि इंटरेस्ट एरिया आपका क्या है, तो वो सब्जेक्ट को आप चूज़ कर लें ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे। अब तो एक ऑप्शनल है, ऐसे जेपीएससी में अब ऑप्शनल हटा दिया गया है, लेकिन जीएस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सभी चीज़ के कुछ कुछ पार्ट्स हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद अब बहुत सारे अब फोरम्स, प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है या कौन सा ऑनलाइन स्टडी मटीरियल है। इसमें भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ी सी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेस या ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप अगर अमूमन अगर अपना एनालिसिस करेंगे, अगर आप लेट से 4 या 5 सोर्सेज देखते हैं, ऑनलाइन हो गया, आपने देखा किसी टॉपर्स का इंटरव्यू देखा, या कहीं पे आपने कोई ट्रांसक्रिप्ट देखा जो कि रिटन फॉर्म में है,
आप सभी चीज़ों को मिलाएंगे तो एक कॉमनली एक निकल कर आएगा कि लगभग ये चीज़ मुझे GS 1, 2, 3 एंड 4 के लिए पढ़ना है, और ऑप्शनल पेपर के लिए पेपर 1 है, पेपर 2 के लिए ये पढ़ना है। उसके बाद तो ऐसे है और इंग्लिश और हिंदी है। इसको आप बढ़िया ढंग से डिफाइन कर लेंगे कि ये सिलेबस है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट मुझे लेना है, और ये बुक या इंटरनेट के या ऑनलाइन सोर्सेस मुझे रेफ़र करना है। सबसे पहला ये होमवर्क वाली चीज़ है। उसके बाद आप एक समय तय कर लें, पूरा समय सारणी बना लें कि दिन में आपको कितना पढ़ाई करना है। मैं बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, मुझे पहले स्टूडेंट टाइम में लगता था कि 8 या 9 घंटा की पढ़ाई इनफ है, लेकिन अब नौकरी में आने के बाद में ये लगता है कि चूँकि यहाँ पे हम लोगों को बहुत थ्रू आउट अपना समय देना पड़ता है, और अपना काम जो है वो ऑफिस आवर और ऑफिस आवर के बाद भी अन्य प्रशासन से रिलेटेड काम करना रहता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप मैक्सिमम दे सकें, एक 8 घंटे की नींद, अब कई लोग 6 घंटा बोलते हैं, कई लोग 9 घंटा भी बोलते हैं, बट स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने हेल्थ का जो पॉडकास्ट देखते हैं, 8 आवर्स ऑफ स्लीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम स्टूडेंट को देखते हैं कि 5 या 6 घंटा सो रहे हैं। अगर उससे आप कंसंट्रेशन पावर अगर आपका ख़राब हो रहा है, या उससे अगर आपका मेमोरी सही से नहीं आ रहा है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो हम एक्सपर्ट से देख रहे होते हैं, और इसके अलावा आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, खेलें, एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन की चीज़ें भी करें, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कुकून में लोग आ जाते हैं और बिल्कुल सेक्लूडेड हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं अपने फैमिली से, सोशल लाइफ से, अपने फ्रेंड सर्कल से। ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप पब्लिक लाइफ में जा रहे हैं, और लोगों के बीच में आप जाके प्रशासनिक आप काम करेंगे भविष्य में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल चीज़ों से कट ऑफ हो जाए। इसके बाद में आराम से 9 से 10 घंटा लोगों को मिलता है एक पूरा दिन में। आप अपना एकेडमिक्स की जो पढ़ाई है, जो वर्कआउट किया है, वो आप पढ़ाई करें, और ईमानदारी से प्रयास करें। ईमानदारी से प्रयास अगर आप करेंगे तो जनरली ये होता है कि लोग अपने ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल की तैयारी करते हैं। और देखिए, पूरा जो UPSC का जो पूरा पैटर्न है, वो भी आपको तैयारी के दौरान समय देता है। आप प्रीलिम्स अगर आप लिखेंगे, आप प्रीलिम्स के बाद भी आपके पास में 3 महीने, 3.5 महीने रहते हैं मेंस का, और भी विस्तृत ढंग से सिर्फ फोकस तैयारी करने के लिए, और उसके बाद में फिर आपके पास में 2 से 2.5 महीना रहता है पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करने के लिए। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी UPSC की तैयारी करें, वो स्टेज वाइज तैयारी ना करें। जो मैंने अलग से बताया 2.5 महीने, 3.5 महीने रहता है, तो उस समय तो ज़रूर करें, लेकिन जब 1 साल या 1.5 साल जब आप ग्रेजुएशन के बाद में जब पूरा मन लगा के जब फोकस पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई करें। आप शुरू से आप मेंस और जो प्रीलिम्स है उसका आप कंबाइंड आप पढ़ाई करें, जिसका जब एग्ज़ाम आता है उसके लास्ट के 1.5 से 2 महीने में उसका फोकस तैयारी करें। आज के समय में झारखंड के छोटे शहरों में रह कर भी UPSC कंप्लीट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। मैं दिल्ली गया और UPSC की तैयारी किया मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ तो वो तो मेरा सेल्फ स्टडी ही था, क्योंकि 2011 में सिलेबस चेंज हुआ। ठीक है, नए सिलेबस में हम लोगों ने पढ़ाई किया CSAT और जनरल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जब 2011 में जब वापस आ गया, तो पहले अटेम्प्ट के बाद में दूसरा, तीसरा और चौथा अटेम्प्ट तो मैंने अपना सेल्फ स्टडी से ही दिया, क्योंकि उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी नया था। 2013 में 2 GS की जगह 4 GS कर दिया गया, 2 ऑप्शनल के जगह में 1 ही ऑप्शनल रहा। तो ये खुद के सेल्फ स्टडी पे भी बहुत हद तक निर्भर करता है। हाँ, ज़रूर है, कई लोग पूछते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर वो आपके लिए फिजिबल है, तो फिजिबल है मतलब अगर आप आपके पास में अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स भेजने का, उसमें कुछ काफ़ी उसका फ़ीस वगैरह बाकी चीज़ें रहती हैं, अगर आप वहाँ रह सकते हैं, अगर वहाँ के माहौल में अगर आप रह के पढ़ाई कर सकते हैं, आप ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव भावना एक उत्पन्न होती है, और आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको नोट्स, अलग अलग जो क्लासेस है उसका आपको ज़रूर एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अभाव में आप बिल्कुल ही वंचित रह जाएंगे। कई ऐसे ज़रूर छात्र छात्राएँ हैं जो कि लेट से कई अलग राज्य में रहते हैं जो नहीं जा सकते हैं, उन राज्यों में कैपिटल सिटी के अलावा बाकी शहरों में रहते हैं, उसमें मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को डिसएडवांटेजियस पोजीशन में ना पाएँ। ये ज़रूर ये बिल्कुल ना सोचें कि हम लोग किसी चीज़ों से वंचित हैं या अभाव के साथ में रह रहे हैं तो हम लोग ऑलरेडी उनसे पीछे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। अब चूँकि क्या है कि जो दिल्ली में या बड़े शहरों में रह के लोग जो एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आप इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको सेल्फ लर्निंग में ज़्यादा समय देना होता है, लेकिन ज़रूर आपके पास में आपके शहर में भी एक्सपर्ट्स होंगे। आपके जो भी पुराने, हर शहर में देखिए IAS IPS पोस्टेड रहते ही हैं, और मुझे ये लगता है कि हम लोग ये चीज़ करते हैं, जिस भी शहर में पोस्टेड रहे हैं वहाँ जो भी एस्पिरेंट्स रहते हैं उनसे, वो कभी हमारे जनता दरबार में मिलने आ गए, या कभी हम लोग उनसे कभी शाम के वक्त में मिल लिए,
तो ज़रूर आप लोग उनसे भी अगर मिलेंगे, जो यंग ऑफिसर्स हैं वो लोग ऑलवेज़ रेडी रहेंगे। बाकी ऑफिसर्स भी जो हैं, चूँकि ज़िले में अमूमन यंग ऑफिसर्स ही पोस्टेड रहते हैं, आप लोग उनसे अगर कुछ टिप्स लेना चाहेंगे तो वो आप लीजिए। ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि जो भी डीसीज, एसपीज, एसडीओज और बाकी पदाधिकारी हैं वो रिसेंट बैचेस के रहते हैं, कई सारे प्रोबेशनर्स भी रहते हैं, तो उनसे भी एक संवाद करके, इंटरेक्ट करके। और मेरा ये भी अपील है, कहना है कि जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके बारे में काम करते हैं, कहीं पे लाइब्रेरी में कई लोग रहते हैं या कुछ प्रेस मीडिया के बंधुगण जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर आप लोग कड़ी बनेंगे ऐसे जो रिसेंट बैच के जो यंग ऑफिसर्स हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे जो हैं वो इससे लाभान्वित हो सकेंगे। सर से आज काफ़ी अच्छी जानकारी हम लोग लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को और छात्रों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और प्रेरणा लेके नया युवा यूथ हैं सर की तरह कामयाब हो, इस कामना के साथ सर का हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। व्यस्त समय के बीच में से सर ने समय दिया, सर का बहुत बहुत